पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि एक बॉडी के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अगर बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही हो तो उसके पास केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी वैल्यू होती है हाफ mvcm का होल स्क्वायर। और अगर बॉडी केवल रोटेट कर रही हो तो उसके पास केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी वैल्यू होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हो सकता है कि बॉडी रोटेट करते के साथ साथ आगे की तरफ भी बढ़े, ट्रांसलेट भी करे, तो इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। लेकिन इन दोनों काइनेटिक एनर्जी के बीच में कोई रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बॉडी एक चीज ज्यादा करे, जैसे कि मान लो कि एक फास्ट बॉलर की बॉल, उसकी बॉल बहुत ही तेजी से ट्रांसलेट करेगी लेकिन रोटेट वो बहुत ही कम करेगी। या फिर एक स्पिनर की बॉल ले लो, उसकी बॉल बहुत ही तेजी से स्पिन करेगी यानी कि रोटेट करेगी लेकिन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इन दोनों एनर्जीज के बीच में कोई रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक स्पेशल केस है जहां पे ये दोनों एनर्जीज रिलेटेड होती हैं और वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस। आओ इसी को समझते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक कंक्रीट की जमीन ले लेने वाला हूँ और जमीन पे हम अपने बॉल को रोल करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। तो मैं इस बॉल को ले रहा हूँ और हल्के से आगे की तरफ लुढ़का दे रहा हूँ। तो ये बॉल ये रोटेट करेगी और ये आगे की तरफ भी जाएगी। रोटेट करते करते ये आगे की तरफ भी जाने वाली है और ये ऐसे करेगी कि ये स्लिप नहीं करने वाली है इस सरफेस पे, और इसी को हम कह देंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो यानी कि अगर मैंने इस बॉल को बहुत ही तेज वेलोसिटी के साथ इस सरफेस पे आगे की तरफ फेंक दिया होता, या फिर ये सरफेस ये आइसी होती थोड़ी, तो ये बॉल स्लिप कर रही होती है इस सरफेस के ऊपर, स्लाइड कर रही होती थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ये रोटेट करना चालू करती बिना स्लिप किए हुए। अब देखो, इसके लिए अगर मेरी बॉल ये अच्छे मटेरियल की है और ये सरफेस भी अच्छे मटेरियल का है और मैंने हल्के से बॉल को लुढ़का दिया है, तो यानी कि ये बॉल ये रोटेट करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ेगी बिना स्लिप किए हुए। यानी कि बॉल और सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग मोशन नहीं हो रहा है, कोई स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रहा है। ये घिसकने वाला जो मोशन है ना, ये नहीं हो रहा है कभी भी। बॉल रोटेट करते के साथ साथ ये ऐसे आगे बढ़ते जा रही है बिना स्लिप किए हुए। यानी कि मैं अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट को देखूं, बॉल के बॉटम मोस्ट पॉइंट को, जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में है किसी भी मोमेंट पे, ये वाली पॉइंट, तो ये वाली पॉइंट ये कभी स्लिप नहीं कर रही है सरफेस के रिलेटिव, ये कभी स्लाइड नहीं कर रही है सरफेस के रिलेटिव। इसका मतलब कि इस मोमेंट पे जो पॉइंट है जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के रिस्पेक्ट में ये हो जाने वाली है जीरो, क्योंकि ये पॉइंट स्लाइड नहीं कर रही है सरफेस के रिलेटिव, सरफेस के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है पॉइंट। अब देखो, ये तुम्हें सुनने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा होगा लेकिन असल में ऐसा ही होता है। मान लो कि तुम एक बाइक चला रहे हो रोड पे और तुम्हारी बाइक बिना स्किड किए हुए आगे जा रही है, यानी कि बाइक के चक्के ये स्लिप नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे, ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे। यानी कि बाइक की जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में है इस क्षण पे, इसकी वेलोसिटी इस क्षण पे हो जाने वाली है जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये स्लाइड या स्लिप नहीं कर रहा है, ये बस कांटेक्ट में है। अब देखो क्या होगा कि अगले ही क्षण ये पूरी टायर, मान लो कि ये टायर है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगी ऐसे, और ये पॉइंट ऊपर उठ जाने वाला है और इसके बाजू वाला पॉइंट ये कांटेक्ट में आ जाएगा अब सरफेस के साथ और इसकी वेलोसिटी हो जाने वाली है जीरो, क्योंकि ये चक्का अब स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। अब थोड़े ही समय बाद ये पॉइंट भी ऊपर उठ जाएगी, ये चक्का रोटेट कर जाएगा इस पॉइंट के अबाउट और इसके बाजू वाली पॉइंट ये आ जाएगी अब कांटेक्ट में और इसकी वेलोसिटी हो जाने वाली है अब जीरो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी जीरो होने वाली है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना चक्के का, ये तो बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा होगा। तो यानी कि अगर तुम्हारी बाइक ये स्किड नहीं कर रही है, ये स्लिप नहीं कर रही है, तो हमेशा तुम्हारे चक्के का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, जो कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये इसकी वेलोसिटी जीरो होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ऐसे ही मोशन को हम कह देते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है। तो ऐसे मोशंस के लिए जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, इसे हम रिलेट कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि इन मोशन में हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी से। आओ इसे समझते हैं। अब इसके लिए मैं बॉल के ऊपर एक पेंट की लेयर लगाने वाला हूं, कुछ इतना लंबा पेंट का लेयर, और फिर मैं बॉल को लुढ़का दूंगा इस सरफेस के ऊपर ताकि बॉल रोल करते हुए इस सरफेस के ऊपर आगे की तरफ बढ़ती जाए बिना स्लिप किए हुए। तो देखो अब क्या होगा कि जितना बॉल रोटेट करेगी, जितना आर्क लेंथ बॉल रोटेट करेगी, उतना ही ये पेंट इस जमीन पे लगता हुआ चला जाएगा। बॉल अगर मेरी इतनी रोटेट कर गई है, इतनी आर्क लेंथ,
ये बॉल आगे भी चली जाएगी तो पूरी इतनी आर्क लेंथ के बराबर की पेंट मुझे यहाँ ज़मीन पे लगी हुई दिखने वाली है। अगर ये आर्क लेंथ ये कुछ 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो यानी कि अगर बॉल यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर गई तो यानी कि 2 सेंटीमीटर का पेंट मुझे ज़मीन पे लगा हुआ दिखने वाला है, और साथ के साथ बॉल आगे भी पहुंच जाएगी कहीं यहाँ पे, और ऐसी दिखने वाली है बॉल। अब तुम सोच रहे होगे कि इसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं। तो देखो, बॉल जितनी आर्क लेंथ रोटेट की उतना बॉल आगे भी चली गई। इसका मतलब अगर मैं बॉल की सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूं तो बॉल की सेंटर ऑफ मास ये इस पॉइंट के जस्ट ऊपर थी, ये भी बिल्कुल उतनी दूरी ही आगे चली गई है, जस्ट यहाँ पे। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल ये भी बराबर होने वाली है आर्क लेंथ के। जितना आर्क लेंथ बॉल रोटेट की उतना ही दूरी सेंटर ऑफ मास भी बॉल की कवर कर रही है। अब उसे लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्क लेंथ ऑफ द बॉल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू आर्क लेंथ रोटेटेड बाय द बॉल। अब देखो, इस आर्क लेंथ की वैल्यू निकालना तो मुझे आता है। ये अगर मान लो इसकी लंबाई, इसकी रेडियस ये कुछ दी हुई है r सेंटीमीटर, और ये बॉल ये कुछ डेल्टा थीटा एंगल से रोटेट कर गई है, डेल्टा थीटा एंगल से। तो यानी कि आर्क लेंथ इसकी लंबाई हो जाने वाली है r इंटू डेल्टा थीटा। अब उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, r इंटू डेल्टा थीटा। तो यानी कि ये बॉल की सेंटर ऑफ मास ये r डेल्टा थीटा ये आगे चली गई है अगर ये बॉल इतनी आर्क लेंथ रोटेट करती है तो। अब देखो, ये ट्रू हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए, किसी और पॉइंट के लिए ये चीज़ सेम ट्रू नहीं होने वाली है। मान लो हम बात करते हैं ये टॉप मोस्ट पॉइंट की, बॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट की। तो देखो, टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ना ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ये सेंटर ऑफ मास के साथ साथ आगे ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ तुम इसके मोशन पे ध्यान दो तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाने वाला है, कुछ ऐसा कर्व्ड पाथ। तो यानी कि इसकी दूरी ये तो कुछ इस पाथ लेंथ के बराबर की होने वाली है, ये तो इसके बराबर नहीं हो सकती है। लेकिन मेरी जो सेंटर ऑफ मास है ना ये तो केवल ट्रांसलेट कर रही है, ये रोटेट तो कर ही नहीं रही है, और ट्रांसलेट ये इतना ही करेगी जितना कि ये आर्क लेंथ रोटेट करेगी ये बॉल। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये पूरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो, अगर मैं दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, चेंज इन टाइम से मैं डिवाइड कर दूं, तो क्या होने वाला है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये हो जाने वाला है बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। और राइट हैंड साइड में मेरे पास आ जाएगा रेडियस इंटू चेंज इन थीटा बाय चेंज इन टाइम, यानी कि ये हो जाने वाला है एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये बराबर होने वाली है r इंटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे मैं बॉक्स कर देता हूँ। यानी कि अगर अगले बार तुम्हारे पास सवाल में कभी ये दिया हो कि बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, तो इसका मतलब कि बॉडी की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये बराबर होने वाली है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये एक्सप्रेशन तो हम बहुत ही पहले डिराइव कर चुके हैं, हमने बहुत पहले लिखा था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं। लेकिन देखो, ये वाली जो रिजल्ट है ना ये इससे बहुत ही अलग है। ये बताती है कि कोई अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशन की एक्सिस से r दूरी पे कोई पॉइंट, उसकी वेलोसिटी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, ये है एक बॉल और ये मान लो कि रोटेट कर रही है कुछ ओमेगा से ये रोटेट कर रही है सेंटर पॉइंट के अबाउट। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस पॉइंट से r दूरी पे यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की मुझे वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी, तो ये मान लो कि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, तो ये वेलोसिटी ये होने वाली है बराबर r इंटू ओमेगा के। लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन बताता है कि इस पूरे बॉल की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, किसी और पॉइंट की नहीं बल्कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताता है ये वाला फॉर्मूला, इसलिए ये अलग है इस फॉर्मूले से। तो आप कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये हो गया मेरा सवाल। सवाल में हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, इस सिलेंडर की मास है कुछ 5 किलोग्राम और रेडियस है 2 मीटर की। अब इस सिलेंडर पे मैंने एक धागे को लपेट रखा है और इस धागे का दूसरा एंड ये यहाँ छत से बना हुआ है ऐसे। अब मैं इस सिलेंडर को छोड़ने वाला हूँ, मैंने अभी तक इसे पकड़ के रखा हुआ था। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा वैसे ही ये सिलेंडर नीचे की तरफ गिरने लगेगा और साथ के साथ ये रोटेट भी करेगा और ये धागे को अनवाइंड करेगा, इस धागे को खोलने लगेगा। अब हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास राइट बिफोर द सिलेंडर हिट्स द ग्राउंड। अब ये सिलेंडर जैसे ही नीचे गिर रहा होगा
तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होने वाली है, इसका हमें पता लगाना है। तो देखो, ये सिलेंडर का जो मोशन है ना, ये होने वाला है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, पिछले बार हमने एग्जाम्पल लिया था एक मोटरसाइकिल की व्हील का, चक्के का, जो कि जमीन पे कहीं चल रही थी, और हमने कहा था कि वो कर रही है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे तो मेरे पास कोई जमीन है ही नहीं, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जो धागा है ना, यही है जमीन, और ये है तुम्हारी मोटरसाइकिल की व्हील। अब देखो, अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मोशन हो रहा है तो इसका मतलब कि इस धागे और इस सिलेंडर, इनके बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि ये सिलेंडर जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा और ये रोटेट करेगा, अनवाइंड करेगा धागे को, तो वैसे ये धागा जो है ना, इसके बीच में और इस सिलेंडर के बीच में कोई भी स्लिपिंग, कोई भी स्लाइडिंग नहीं होने वाली है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये बराबर होने वाला है रेडियस ऑफ द सिलेंडर इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यानी कि मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं अगर मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई हो। लेकिन मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की भी वैल्यू तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे इस सवाल में? तो इस सवाल में हम लगाने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं लिखने वाला हूं एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम ये बराबर होने वाली है एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम के। तो मैं अगर इनिशियली देखूं तो यहाँ सिलेंडर ये कुछ 4 मीटर की ऊंचाई पे है अर्थ सरफेस से, तो यानी कि इसके पास होने वाली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यहाँ पे h हो गया हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इनिशियली मेरी सिलेंडर ये कुछ जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पे थी, और फिर ये तुरंत ही प्योर रोल करके 4 मीटर नीचे गिर जाने वाली है। तो अगर मैं सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास को देखूं तो ये भी तो ऊपर से 4 मीटर नीचे ही गिर रही है ना। तो यानी कि अगर मैं अपने सिलेंडर और धरती की सिस्टम को लूं तो इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ये कुछ mg/4 ज्यादा थी फाइनल स्टेट के कंपैरिजन में। चलो ठीक है, इसके अलावा तो कोई और एनर्जी होने वाली है नहीं। मैंने सिलेंडर को अभी अभी छोड़ा ही है, तो यानी कि वेलोसिटी भी जीरो है और एंगुलर वेलोसिटी ये भी जीरो है। अब आओ बात करते हैं फाइनल एनर्जी की, जब ये सिलेंडर जस्ट हिट करने वाला होगा ग्राउंड को। तो देखो, यहाँ फाइनल स्टेट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, इसे ही तो हम रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि इस पॉइंट की खुद की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाने वाली है 0। लेकिन अब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक वेलोसिटी होने वाली है। यानी कि मैं लिखूंगा फाइनली ये बराबर होने वाला है हाफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास इनटू VCM का होल स्क्वायर के, प्लस ये रोटेट भी कर रही होगी, इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी कुछ ओमेगा। तो इसके कारण हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, मेरे पास है 2 इक्वेशन और वेरिएबल्स है मेरे पास 2, VCM और ओमेगा। यहाँ भी है VCM और ओमेगा, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं VCM की वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसी की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल ली हमें, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन से ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा और फिर इसे इस इक्वेशन में डाल दूंगा VCM के टर्म्स में। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये अगर मैं दोनों साइड r से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू VCM बाई R। अब इसकी वैल्यू मैं उठा के इस इक्वेशन में डालने वाला हूँ। तो आओ इसे कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे, और इसमें मैं ओमेगा स्क्वायर के जगह पे डालने वाला हूँ VCM बाई R का होल स्क्वायर, VCM बाई R का होल स्क्वायर। अब देखो, ये I ये है रोटेशनल इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। अब ये तुम्हें अगर याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिलेंडर की रोटेशनल इनर्शिया, इसकी वैल्यू होती है 1/2 mr स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी यहां पे लिख लेते हैं, 1/2 mr स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर। अब बस हमें कुछ चीजें कैंसिल आउट करनी है, तो यहां अगर तुम सॉल्व करो तो यहाँ पे आर स्क्वायर न्यूमरेटर में है और यहाँ पे आर का होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है। तो मैं इस आर स्क्वायर को इस आर से कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो यानी कि मेरे पूरे इक्वेशन में आर की कोई टर्म ही नहीं है। इसका मतलब अगर इस सिलेंडर की जगह पे कोई भी और सिलेंडर होता, किसी भी और रेडियस का सिलेंडर होता, तो भी वो सेम वेलोसिटी और सेम ओमेगा के साथ नीचे यहाँ जमीन पे पहुंचता, अगर वो 4 मीटर के ऊपर से छोड़ा गया होता तो। अब और कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अगर तुम इक्वेशन को ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ से मास भी कैंसिल आउट हो रहा है। ये मास, इससे मैं यहाँ पे मास और ये मास, इन सारे मास को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो यानी कि पूरे इक्वेशन में कोई मास का टर्म भी नहीं है।
तो यानी कि अगर कोई भी और सिलेंडर होता किसी भी और मास का, किसी भी और रेडियस का, और उसे मैं 4 मीटर की ऊंचाई से छोड़ता ना ऐसे, तो वो भी सेम वेलोसिटी और सेम ओमेगा के साथ नीचे यहाँ जमीन पे पहुंचता। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जी एच, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बच गया हाफ VCM स्क्वायर, यहाँ पे हाफ VCM का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया 1/4 VCM का होल स्क्वायर, 1/4 VCM का होल स्क्वायर। तो यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास फाइनली आने वाला है, ये हो जाएगा 2/4 और ये 1/4, तो यानी कि 3/4 VCM का होल स्क्वायर, ये बराबर हो गया GH के, GH। तो अब यहां से मैं VCM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ये हो जाएगा, दोनों साइड में अगर 4/3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 यहाँ पे, सॉरी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 4/3 यहाँ पे। इसे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 4/3 यहाँ से गायब और 4/3 यहाँ पे आ गया, और दोनों साइड में रूट ले लूंगा इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा VCM और ये हो जाने वाला है रूट। तो VCM इज इक्वल टू रूट 4/3 GH। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ G की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है हमारी VCM, और H कितनी ऊंचाई से छोड़ा गया है ये सिलेंडर। और अगर तुम इसे सॉल्व करो तो तुम्हारे पास फाइनली वैल्यू आने वाली है VCM इज इक्वल टू, ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिया है तुम्हारे लिए, 7.23 मीटर्स पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ ये सिलेंडर यहाँ नीचे जमीन के पास पहुंचने वाला है। अब देखो, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग पे अलग अलग टाइप के सवाल आ सकते हैं, लेकिन इन सारे सवालों को सॉल्व करने का बिल्कुल ही सेम तरीका हम फॉलो करने वाले हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक और सवाल ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी ऊंचाई है 4 मीटर की, और अब मैं सेम सिलेंडर को इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखने वाला हूँ और फिर छोड़ने वाला हूँ। तो क्या होगा कि ये सिलेंडर नीचे की तरफ रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग, और हमें पता लगाना है इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो मैं सारे सेम इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्योंकि ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो मैं लिखूंगा VCM इज इक्वल टू R ओमेगा, और फिर लगा दूंगा एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला। इनिशियली इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, और फाइनली इसके पास होने वाली है केवल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। अब मैं ओमेगा की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लूंगा VCM/R, और उसे यहाँ पे डाल दूंगा। और खैर I की वैल्यू, रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू, ये तो सेम रहने वाली है, हाफ mr स्क्वायर। फिर सिमिलरली मैं इसे सॉल्व कर लूंगा और मेरे पास जवाब बिल्कुल ही सेम आने वाला है, 7.23 मीटर्स पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन में होगी। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर एक बॉडी रोटेट करने के साथ साथ ट्रांसलेट कर रही हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन हो। लेकिन अगर ये बॉडी रोल कर रही हो विदाउट स्लिपिंग, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये बराबर होने वाली है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के। और अगर ऐसी मोशंस को तुम्हें सॉल्व करना हो, इस पे सवाल आ जाए, तो तुम इस इक्वेशन प्लस एनर्जी कंजर्वेशन के इक्वेशन का इस्तेमाल करना और इन्हें सॉल्व कर लेना बिल्कुल ही आसानी से।